आई गेस वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और आज था आईपीएल का 9वां दिन और 10वां मैच था दिल्ली वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, जिसमें टॉस जीत करके पैट कमिंस ने डिसाइड किया कि वो लोग बैटिंग करना चाहेंगे। अभी तक वैसे ही उनकी हालत ख़राब थी, पिछले कुछ मैचेस सही नहीं गए थे, तो उन्होंने बैटिंग करने का डिसाइड किया क्योंकि उन्हें ट्रस्ट था अपने टॉप ऑर्डर पर। और वही टॉप ऑर्डर आज उन्हें धोखा दे गया। अगर ट्रेविस हेड के 22 रन छोड़ दिए जाए तो 3 विकेट सिर्फ 3 रन पे गिर चुके थे उनके। फिर भी अंकित वर्मा के 41 बॉल पे 74 और हेनरिक क्लासन के 19 बॉल पे 32 रन के स्कोर ने उन्हें एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया ज़रूर। हालांकि मैच तो नहीं बचा पाया, लेकिन फिर भी ये 163 के स्कोर पे पहुंचा दिया इन योगदानों ने उन्हें, और ये एक अच्छा स्कोर था, एक सम्मानजनक स्कोर था, जिसका मुख्य श्रेय जाता है मिचेल स्टार्क को जिन्होंने 5 विकेट चटकाए और कुलदीप यादव को जिन्होंने 3 विकेट चटकाए। और सपोर्ट में बहुत बेहतरीन कैचेस देखने के लिए मिले। पहले तो जैक फ्रेजर मैकगर्क की तरफ से, उसके बाद अक्षर पटेल की तरफ से और उसके बाद फाफ डु प्लेसी की तरफ से। इतने बेहतरीन कैचेस थे कि टूर्नामेंट के 3 सबसे बेहतरीन कैचेस अगर देखे जाएं तो यही 3 वो कैचेस होंगे। खैर, मज़ा बहुत आया फर्स्ट इनिंग। दिल्ली ने इस मैच को जीत लिया 7 विकेटों से और सेकंड इनिंग में जब वो चेज करने आए 163 के इस स्कोर को, तो सिर्फ 3 विकेट के नुकसान पे उन्होंने 166 बना डाला और ओवर लगे सिर्फ 16, जिसमें मुख्य योगदान रहा 27 बॉलों में 50 रनों का डु प्लेसी की तरफ से और 32 बॉल में 38 रन का जैक फ्रेजर मैकगर्क की तरफ से। तो चेज बहुत ही आसान था। जो 3 विकेट गिरे वो एक नए लेग स्पिनर जीशान ने ही लिए। सिर्फ जीशान ने ही ये 3 विकेट लिए, उसके अलावा कोई विकेट भी नहीं ले पाया था। तो आप ये कह सकते हो कि जीशान सरप्राइज रहे सामने वालों के लिए और उनको ये विकेट मिल गया। अदरवाइज दिल्ली की तरफ से देखा जाए तो ये एक सरप्राइज ज़रूर होगा टूर्नामेंट में। और जिस तरीके से लास्ट टाइम आशुतोष ने और इस बार जीशान ने ये मैजिक क्रिएट किया है और बॉलिंग में जिस तरीके से छाए हैं मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, ये तो समझने वाली ही बात है कि इस बार लगता है कि बैटिंग नहीं बॉलिंग डोमिनेंट होने वाला है आईपीएल। मज़ा बहुत आया है इसमें और मिचेल स्टार्क को उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच भी मिला। अब अगर एसआरएच की बात करें तो देखो, मुझे तो उनसे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। उसका मेन कारण यह है कि उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो ऐसे ही खेलने वाले हैं। हाँ, थोड़ी शिकायत मुझे इस बात से ज़रूर है कि बॉलिंग में मैंने पैट कमिंस और मोहम्मद शमी से थोड़ा इससे बेटर एक्सपेक्ट ज़रूर किया था, क्योंकि 163 का स्कोर कोई ऐसा बुरा स्कोर नहीं था जहां पर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, और उस तरीके का इंपैक्ट दिखा नहीं है एसआरएच की तरफ से। और जो उम्मीद मुझे फील्डिंग में है एसआरएच से वो भी नहीं दिखी। कुल मिलाकर के एसआरएच बैटल तब नहीं हारे जब वो बैटिंग नहीं कर पाया, बैटल तब हारे जब उनके पास बॉलिंग नहीं दिखी इफेक्टिव और फील्डिंग भी उस तरीके की नहीं दिखे। खैर, अब चलते हैं अपने दूसरे मैच की तरफ, जो कि था राजस्थान रॉयल्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। तो दूसरा मैच था चेन्नई वर्सेस राजस्थान और इस मैच में जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि चेन्नई जीतेगी, वैसा कुछ नहीं हुआ। चेन्नई नहीं जीती, लेकिन एक बहुत तगड़ी कोशिश ज़रूर देखने को मिली और उसी के साथ एक्सपोज हो गई है उनकी बैटिंग लाइनअप, उनकी बॉलिंग। और जैसा कि मैं लास्ट टाइम कह रहा था कि धोनी को अगर निकाल दिया जाए इस टीम से तो इस टीम में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके लिए लोग इसे फॉलो करें। तो ऋतुराज ने टॉस जीत करके डिसाइड किया कि वो लोग बॉलिंग करेंगे। बॉलिंग करने में ऐसी कोई बड़ी कमी नहीं है, 9 विकेट गिरे और नीतीश राणा के 36 बॉल पे 81 रन की पारी की वजह से स्कोर चला गया 182 तक। अब सभी को पता है कि पास में जो हाल रहा है 180 के ऊपर का स्कोर सीएसके चेज नहीं कर पाती है। इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए सीएसके जब चेज करने के लिए उतरी क्रीज पे तो 6 विकेट के नुकसान पे अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वो सिर्फ 176 रन ही बना पाए, जिसमें आता है 44 बॉल में 62 रन का ऋतुराज का योगदान और साथ ही 22 बॉल में 32 रन का जडेजा का योगदान। धोनी ने भी 11 बॉल में 16 रन बनाए ज़रूर, और इस बार वो अपने डिसाइडेड ऑर्डर यानी कि जो एकदम बॉटम में आते हैं वो उसकी जगह वो मिडल में आए। उससे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। हालांकि उन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट से स्कोर ज़रूर किया था, लेकिन फिर भी उससे इतना डिफरेंस नहीं आया। अब ये मैच यहीं पे ख़त्म हो गया जहां पर 176, अगर 6 विकेट के नुकसान पे आप 176 बना रहे हो और आपके पास 4 विकेट रह जा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा तो था नहीं। खैर, अपने बेहतरीन योगदान के लिए नीतीश राणा को मिला मैन ऑफ द मैच
और साथ ही हसरंगा की भी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने 4 विकेट निकाले और वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लेकिन अब उसके साथ आ जाते हैं हम इस बात पे कि चेन्नई सुपर किंग्स कहाँ स्टैंड करती है। देखो, धोनी को मुझे नहीं लगता है कि इससे नीचे बैटिंग करने आना चाहिए, हो सके तो इससे थोड़ा ऊपर ही आए वो बैटिंग करने की, अगर वो खेल रहे हैं तो। उसी के साथ मैं ये सिचुएशन भी समझता हूँ कि एक उनकी एज का फैक्टर है, फिर उनकी इंजरीज का फैक्टर है, तो उसके बावजूद मैं कहूँगा अगर खेल रहे हैं तो यहीं पे आना ठीक रहेगा। अगर 10 बॉल भी आप खेल रहे हो, 16 रन भी बना रहे हो, तो एक सपोर्ट रहेगा टीम को उस तरीके का। ऊपर से अगर आप टिक के खेलते हो तो इसमें कोई शक नहीं है कि 1-2 वार्म अप के बाद आप बेटर स्कोर करने लगोगे वहां पर, जो मुझे एक्सपेक्टेड है। अगर किसी को नहीं है ये एक्सपेक्टेड तो मुझे पता नहीं, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ आप क्या सोचते हो धोनी की परफॉर्मेंस के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि धोनी इससे बेटर खेल सकते हैं वहां पर। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से चेन्नई की टीम अभी अपनी ओपनिंग जिस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया, राहुल त्रिपाठी जो खेल रहे हैं, राहुल त्रिपाठी को पहले तो कोई ये बताओ कि हम वनडे सीरीज नहीं खेल रहे हैं। अगर कोई उन्हें यह समझा दे तो शायद वो कुछ बेटर परफॉर्म कर पाए। रचिन रविंद्र का कभी इन आउट होगा ही, क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि वो हर दिन स्कोर करे। अभी तक जितना उन्होंने स्कोर किया वही उन्हें बहुत समझना चाहिए। हालांकि अब टूर्नामेंट में आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि रचिन रविंद्र का अगर ये फॉल शुरू हुआ है तो वो देखने वाली बात होगी कि अगले वाले मैच में वो कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में उनका पार्टनर ऋतुराज ही बेटर था। सुनने में आया कि अभी भी ऋतुराज यही क्लेम कर रहे हैं कि आखिर आ तो जा रहे हैं वो पावर प्ले में ही बैटिंग करने। तो भाई मैं जस्ट ये कहूँगा कि ये सेंसलेस डिफेंस है उनकी तरफ से और कुछ नहीं है। ही इज़ जस्ट अ स्पोक पर्सन फ्रॉम हिज मैनेजमेंट और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। तो उसने अपनी साइड से जो भी बोला है, मेरे ख्याल में वो नल एंड वर्ड है, उसको कंसिडर भी नहीं करना चाहिए। तो अब सबसे बड़ी बात है कि कप्तानी कौन कर रहा है चेन्नई के मैचेस में, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर बड़े कॉल्स भी लेने हैं तो कप्तान ले पाए उस तरीके का, और ये पूरी तरीके से ये ना हो कि आधा कप्तान ये है आधा कप्तान ये है और मिली जुली सरकार चल रही है और उसकी वजह से टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन गई है धोनी की वजह से, और इस चीज़ को अगर ये लोग कंटेन नहीं कर पाए, अगर इस चीज़ को अपने नाम को ये लोग रिटेन नहीं कर पाए, तो फिर कोई फायदा नहीं। यहाँ से जो डाउनफॉल चेन्नई देखने वाली है वो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी टीम का डाउनफॉल किसी ने नहीं देखा होगा। अभी सेम चीज़ मुंबई के साथ भी हो रही है। सब कुछ सही होते हुए भी टीम जो सही से मैनेज नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से उनका हाल बुरा है और इसमें कोई शक नहीं है, सभी को दिख रहा है, ये चीज़ बहुत एक्सपोज्ड है। तो मैं कहूँगा कि भाई बड़ी बड़ी टीमों को ना ध्यान देने की जरूरत, सिर्फ पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है, टीम में ध्यान भी देने की ज़रूरत है, चाहे चेन्नई हो चाहे मुंबई हो। खैर, मज़ा बहुत आया दोनों ही मैचेस में, आप लोगों ने भी आई होप ये एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक किया है तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अभी के लिए मैं चलता हूँ, जय हिंद।